जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये मिताली राज का फ़ोटो है और आज के इस करंट अफ़ेयर के लेक्चर में हम सबसे पहले मिताली राज के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों मिताली राज ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो वनडे सीरीज़ चल रही थी, उसमें पहले ही वनडे मैच में एक नए कीर्तिमान को छू लिया है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने 20,000 रन पूरे कर लिए हैं और ये क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोरर के तौर पर अब मौजूद हैं। अगर इनके बारे में और डिटेल में बात की जाए दोस्तों तो याद रखिएगा कि भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी टेस्ट क्रिकेट हो या एक दिवसीय मैच हो उसमें ये कप्तानी करती हैं और ये दाहिने हाथ से बल्लेबाजी करने के लिए जानी जाती हैं। अगर हम मिताली राज के बारे में, इनके करियर के बारे में और इनके जन्म के स्थान के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो 3 दिसंबर को 1982 को राजस्थान के जोधपुर में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की जो शुरुआत है वो 1999 में केवल 16 वर्ष की आयु में ही कर दी थी और इन्होंने अपने पहले ही मैच में 114 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली थी। तो इस प्रकार से अपने डेब्यू मैच में ही इन्होंने बेहतर स्कोर करके और पूरे देश को इन्होंने गौरवान्वित किया था। अगर हम बात करें मिताली राज के अलावा तो सचिन तेंदुलकर जी जो हैं उन्होंने सर्वाधिक रन बनाए हैं विश्व में। विश्व में महिला और पुरुष की यदि हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा रन अगर बनाने के लिए कोई जाना जाता है तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा रन जो हैं वो सचिन तेंदुलकर जी के हैं। ठीक है, इनको इनके इस योगदान के लिए हम बोल सकते हैं कि पूरे विश्व में क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो भी इन्हें दिया गया है। मिताली राज के बारे में अगर वो डिटेल में बात करें तो इन्होंने टेस्ट मैच जो है 14 जनवरी 2002 को इंग्लैंड के साथ लखनऊ में खेला था। ये इनका पहला मैच था। वनडे की हम बात करें तो 26 जून 1999 को आयरलैंड के खिलाफ खेला था, ये मिल्टन किंग्स में खेला था। अगर इनका पहले टी20 की बात करें तो 5 अगस्त 2006 को इंग्लैंड के डर्बी में इन्होंने पहला टी20 खेला था। तो ये तीनों दिन इनका डेब्यू है कि इन्होंने टी20 में डेब्यू कब किया, टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू कब किया और वनडे क्रिकेट में डेब्यू कब किया था। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप याद रखिएगा कि कौन कौन से मैच में इन्होंने कब से खेलना स्टार्ट किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने लगभग 218 एक दिवसीय मैच खेले हैं और इनमें कुल 7 शतक जमाए हैं और लगभग 59 अर्धशतक भी जमाए हैं। जो 59 अर्धशतक है उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया है, याद रखना है। ठीक है, अगर इनके पुरस्कार की बात करें कि इन्होंने इतना इतना योगदान दिया है भारतीय क्रिकेट में महिला टीम की ओर से तो याद रखिएगा कि इन्हें 2003 में अर्जुन अवार्ड दिया गया है। एक बार सचिन तेंदुलकर जी को अर्जुन अवार्ड कब मिला, इस प्रकार का क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछ लिया गया था। तो ऐसे में हाल ही में जब मिताली राज चर्चा में हैं तो आने वाली एग्जाम्स में आपसे डेफिनेटली इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई जो मिताली राज है इनको अर्जुन पुरस्कार कब मिला था, तो याद रखिएगा 2003 में मिला था इनको अर्जुन पुरस्कार। 2015 में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो मिताली राज है भारत की पहली महिला है जिन्हें 2015 में विजडन इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला था। तो ये खिताब पाने वाली भी ये प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। मिताली राज के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट का दूसरा सबसे ज्यादा स्कोर जो है वो यहाँ इनके नाम पर है। याद रखना है कि 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 214 रन बनाए थे और अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक जो स्कोर है दोस्तों वो पाकिस्तान की किरण बलूच के नाम है जो 242 का है और ये इन्होंने 2004 में बनाया था। इस प्रकार से वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो पाकिस्तान के किरण बलूच है उन्होंने 242 मारे थे, लेकिन इनके पहले यदि हम बात कर लेते हैं 2002 में मिताली राज जो है उन्होंने 214 रन बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके हमने सर्वोच्च स्कोर की भी बात कर ली है। ठीक, चलिए इसके बाद बात करें दोस्तों तो मिताली राज जो हैं ये पहली महिला क्रिकेटर है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैचों में लगातार 7 बार अर्धशतक जड़े हैं ना, पहली महिला क्रिकेटर है लगातार 7 बार अर्धशतक जड़ने वाली। ठीक है, महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों के क्रिकेट में सिर्फ जावेद मियांदाद की यदि हम बात करें तो वो इनसे आगे हैं जिन्होंने लगातार 9 अर्धशतक जड़े थे। तो इनके बाद मियांदाद जो है इनके बाद जो है वो मिताली राज का नाम आता है जिन्होंने 7 बार लगातार अर्धशतक जड़ा है। ठीक, चलिए अगला आपका टॉपिक है दोस्तों ला पाल्मा द्वीप। स्पेन के पास में ये द्वीप है जिसको नाम दिया गया ला पाल्मा द्वीप। चलिए जानते हैं ये कौन सा द्वीप है। इस प्रकार आप मैप में देखेंगे दोस्तों तो ये देखिए इसमें जो ला पाल्मा द्वीप है उसकी ये लोकेशन आपको दिखा दी है।
ठीक है, इस लोकेशन के हिसाब से हम देखते हैं कि क्या है। स्पेन जो है उसके किनारी द्वीप समूह में से एक द्वीप है ला पाल्मा में, जिसका नाम है कम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी। हाल ही में कम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी जो है वो इस द्वीप पर विस्फोट हुआ है और इसीलिए ये द्वीप जो है वो चर्चा में है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ला पाल्मा द्वीप कहाँ है, तो याद रखिएगा स्पेन का एक द्वीप है। यहाँ का कम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट देखने को मिला है। कम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी जो है वो 50 वर्षों में पहली बार विस्फोट हुआ है। मतलब एक प्रकार से ये एग्जाम्पल जो है वो जागृत ज्वालामुखी का ही है, या हम ये बोल सकते हैं कि एक प्रकार से ये सुसुप्त ज्वालामुखी है जो सो रहा है और 50 वर्षों के बाद इसमें विस्फोट हो गया है। ठीक है, और आखिरी बार इसमें 1971 में हुआ था और अब इसमें 50 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है। जो ला पाल्मा द्वीप है वो कैनरी द्वीप समूह जो है उन्हीं में स्पेन का सबसे उत्तरी पश्चिमी द्वीप है। ठीक है, स्पेन का सबसे उत्तर पश्चिमी द्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिस पर ये ज्वालामुखी यहाँ पर है, ये पूरा द्वीप, और इस पर यहाँ पर ये आपका ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट देखने को मिला है। इसके बाद यदि हम बात करें तो 2021 में आसपास जो और भी ज्वालामुखी के विस्फोट हुए वो कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप में है, ये है ना, प्रशांत महासागर में जो हवाई द्वीप है वो जो अमेरिका के अंडर में है, वहां पर किलाउ जो ज्वालामुखी इसमें भी आपका विस्फोट देखने को मिला था। कुकुतोहु ओकानोवा ज्वालामुखी जो है वो जापान का है, सांगे ज्वालामुखी इक्वेडोर का है, ताल ज्वालामुखी फिलीपींस का, और माउंट मिनामंग मेरापी ज्वालामुखी सेमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया के, जिनमें हाल ही में विस्फोट देखने को मिले हैं। और दोस्तों अगर आप इन ज्वालामुखी से संबंधित कुछ और फैक्ट देखना चाह रहे हैं तो मैंने कई सारे ऐसे लेक्चर हैं जिसमें मैंने अलग अलग इन ज्वालामुखियों के बारे में डिस्कस किया है, तो आप चाहें तो लिंक पे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये सभी ज्वालामुखी के बारे में आप जान सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ज्वालामुखी जो होते हैं इनकी प्रक्रिया क्या होती है, इनमें विस्फोट किस प्रकार से होता है, तो हर प्रकार की जानकारी जो है आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों अगला टॉपिक है आपका कुतुब मीनार। दोस्तों दिल्ली की कुतुब मीनारी भी हाल ही में चर्चा में रही है। आप फोटो में देख सकते हैं ये कुतुब मीनार है और इसका एक बोल सकते हैं लंबा इतिहास रहा है। अगर हम देखें तो ये चर्चा में इसलिए रही क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियाँ जो हैं, अब विकलांग जो थे, बुजुर्ग जो हैं, उनके लिए चुनौती नहीं बनेगी। विकलांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए यहाँ पर एक लकड़ी के ढलवा मार्ग भी बनाए गए हैं जिसके माध्यम से वो यहाँ पर आके घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिल्ली की बात करें दोस्तों तो हुमायूं का मकबरा और लाल किला परिसर ऐसे हैं जिनको विश्व धरोहर स्मारक में शामिल किया गया है। 1993 में हुमायूं का मकबरा और 2007 में लाल किला परिषद को विश्व स्मारक सूची में शामिल किया था। लेकिन अभी हम बात करते हैं कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार जो है दोस्तों एग्जाम में पूछेगा कितने मंजिला है, तो एक 5 मंजिला इमारत है, लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। इसकी ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर के आसपास है। आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किससे बनी है, तो लाल बलुआ पत्थर से बनी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कितने मंजिला है, तो 5 मंजिला है कुतुब मीनार में, याद रखना है। इसका निर्माण जो वो 13वीं शताब्दी के मुस्लिम विजेताओं ने किया था। यहाँ पर यदि याद रखेंगे कि राजपूत शासक जो है उन पर इनकी विजय हुई थी, इस विजय के उपलक्ष्य में इसके उन्होंने निर्माण किया था। तो कुतुब जो है इसका अर्थ होता है जीत। ठीक है, तो कुतुब मीनार जो है उसमें कुतुब का अर्थ होता है जीत, अर्थात उसके जीत के उपलक्ष्य में बनाई गई मीनार थी ये। किस पे जीत, राजपूतों शासकों पर। इसके साथ साथ एक टावर ग्रुप में भी काम करती थी दोस्तों। यहाँ पर मुअज्जिन नमाजियों को अजान देकर पास के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में नमाज के लिए बुलाया जाता था। इस प्रकार का काम भी की जा करती थी ये। इसके प्रांगण में एक 7 मीटर ऊंचा लोह खंभा गड़ा हुआ, याद रखिएगा। ये लोह स्तंभ जो है इसको गुप्त काल का माना जाता है। माना जाता है कि गुप्त काल के शासक जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, है ना, इस चंद्रगुप्त द्वितीय के या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, इनके समय का ये लोह स्तंभ है जो यहाँ पे इसके प्रांगण में लगाया गया है। ठीक है, और इस लोह स्तंभ की अगर हम विशेष बात करें दोस्तों तो याद रखना है इसकी विशेषता ये रही है कि ये हजारों सालों से बिना किसी क्षति के ऐसा कैसा धूप में, गर्मी में, बरसात में खड़ा हुआ है और इसको कोई भी क्षति नहीं हुई है, जो गुप्त काल में विज्ञान, तकनीकी और धातु के विकास को दर्शाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कुतुब मीनार के पास में ही अलाई दरवाजा गेट है जो इंडो मुस्लिम कला की उत्कृष्ट कृति 1311 में बना था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो कुतुब मीनार है इसके निर्माण प्रक्रिया में लगभग 75 वर्ष लगे दोस्तों। एक बार में इसका निर्माण नहीं हुआ है, इसके निर्माण में लगभग 75 वर्ष लगे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने 1206 से 1210 जब तक शासन किया तो इसका निर्माण शुरू करवाया था। 1193 में इसने निर्माण शुरू करवा दिया।
किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद इल्तुतमिश जब राजा बनता है 1211 में, तो वो इसका निर्माण काम पूरा करवाता है। इसके बाद हम बात करें 1368 में, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था और फिरोज तुगलक जो थे, वो उन्होंने इसकी मरम्मत करवाई थी, है ना। मीनार टावर की जो सतह है पर मुख्य रूप से कुरान के छंदों से महीन अरबी सजावट की गई। याद रखिएगा, कुरान के छंद लिखे गए हैं और इसमें महीन बहुत बारीक सी अरबी सजावट की गई है पूरी कुतुब मीनार पर। अगला आपका टॉपिक है हम्बोल्ट पेंगुइन। दोस्तों पेंगुइन जो जनरली जब आप शब्द सुनते हैं तो पेंगुइन शब्द सुनते ही आपको आता होगा दिमाग में कि अंटार्कटिका पर कुछ विशेष प्रकार के जीव हैं। अंटार्कटिक पे वो जो जीव हैं उनको हम पेंगुइन के नाम से जानते हैं, जिनकी एक सामूहिक रूप से पारिवारिक रूप से रहने की एक प्रवृत्ति होती है, जो परिवार में रहते हैं, परिवार में साथ में चलते हैं और जिनका जीवन बहुत संघर्ष भरा होता है और ऐसे में ये अंडे देते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण भी करते हैं। आपको पेंगुइन की जीवन शैली को जब आप देखेंगे तो उसमें आपको नर और मादा का क्या समन्वय होता है और किस प्रकार से वो अपने परिवार को उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं इतनी ठंड में, किस प्रकार से एक दूसरे का पारस्परिक वो सहयोग करते हैं, वो सब चीज़ें आपको दिखाई पड़ती है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर जिस पेंगुइन की बात करने वाले हैं वो कहीं न कहीं हमारे देश से संबंधित है। मुंबई का जो भायखलास चिड़ियाघर है, इसमें 2 नए हम्बोल्ट पेंगुइन को शामिल करने की घोषणा की गई है। मतलब जो पेंगुइन्स मुख्य तौर पर ठंडे प्रदेशों में रहने वाले माने जाते हैं, ऐसे ही कुछ पेंगुइन की प्रजातियां हैं, अलग प्रकार के पेंगुइन्स हैं जिनको हम भायखला चिड़ियाघर मुंबई में रख रहे हैं, याद रखना है। अगर हम इसके परिचय की बात करें दोस्तों, इसका जो जो नाम है वो है स्फेनिकस हम्बोल्टी। एक मध्यम आकार की प्रजाति होती है जिसकी ऊंचाई जो है वो 2 फीट तक होती है। इसकी आंखों के चारों ओर बड़े पेंच होते हैं जो उन्हें ठंडा रखने में मदद करने की महत्वपूर्ण है। देखो आप यहाँ देख सकते हैं, तो इनको ठंडा रखने में महत्वपूर्ण काम करते हैं। जंगलों में प्रजनन का मौसम उनकी कॉलोनी के स्थान के आधार पर मार्च अप्रैल या सितंबर अक्टूबर में हो सकता है, जब ये प्रजनन का काम करते हैं। गर्म जलवायु का सामना करने की उनकी क्षमता के कारण वे सबसे लोकप्रिय चिड़ियाघर पेंगुइन में से एक हैं। इनका पर्यावास की यदि हम बात करें दोस्तों, तो याद रखना कि जो हम्बोल्ट पेंगुइन होता है ये चिली और पेरू के प्रशांत तटों के लिए स्थानिक है। इनका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका आवास जो है वो हम्बोल्ट करंट के आसपास, जो हम्बोल्ट की धारा होती है वहां पर रहता है। ठंडे पानी वाला एक बड़ा महासागर है, यहाँ पर ये जीव मिलते हैं, इसलिए इनका नाम भी हम्बोल्ट पेंगुइन रखा गया है। अगर इनके खतरे की बात करें कि भाई इनको खतरा किस बात का है, तो याद रखिएगा कि जब मछली पकड़ने के जाल में उलझ जाते हैं, प्रजनन स्थलों के इनका नुकसान हो रहा है, उर्वरक का उपयोग होने के कारण जो गुआना की कटाई हो रही है, बिल्लियों और कुत्तों जैसी प्रजातियों द्वारा इनका शिकार हो रहा है, इन सब चीज़ों के कारण इन पर खतरा बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं इनको इसी कुछ चीज़ को देखते हुए संरक्षण के लिए IUCN की सुभेद्य सूची में शामिल किया गया है। मैं अपने कई सारे लेक्चर्स में आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, किसके बारे में? IUCN के बारे में, कि 1948 में बना है, इंडियन यूनियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म होता है ना। वैश्विक स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करता है ना। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो वो हम लोग, आप चाहें तो मेरा जो पिछले वीडियोज़ हैं इससे रिलेटेड, उसमें आप जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये IUCN की सुभेद सूची में है और साइट्स की यदि हम बात करते हैं कि परिशिष्ट 1 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट आपका टॉपिक है साहित्य अकादमी फेलोशिप। दोस्तों ये बहुत ज्यादा प्रचलित शब्द है, इसके बारे में भी यदि हम जाने, सबसे पहले तो ये कि ये साहित्य अकादमी फेलोशिप वाला जो टॉपिक है चर्चा में क्यों है, तो याद रखना है कि प्रख्यात अंग्रेजी लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला, इन सबको मिलाकर 6 लेखकों को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया। ठीक है, रस्किन बॉन्ड और विनोद कुमार शुक्ला इसमें इंपॉर्टेंट हैं। लगभग 6 लोगों को इसके लिए चुना गया है, जिसमें शीर्षेंदु मुखोपाध्याय बंगला में, एम लीलावती जो है इनको मलयालम में, भालचंद्र नेमाड़े जो है इनको मराठी के लिए, तेजवंत सिंह गिल पंजाबी के लिए, स्वामी रामभद्राचार्य जो हैं वो संस्कृत के लिए, और इंदिरा पार्थ सारथी तमिल शामिल हैं, अदर लोग, जिनको मिलाकर ये दिया जा रहा है। याद रखना है कि 300 से अधिक लघु कथा लिखने के लिए, निबंध और उपन्यास के लिए, बच्चों के लिए 30 से ज्यादा पुस्तक लिखने वाले हैं कौन? रस्किन बॉन्ड। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण सहित कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका। किसको? रस्किन बॉन्ड को, आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बात करें साहित्य अकादमी फेलोशिप की, तो दोस्तों याद रखिएगा कि साहित्य अकादमी फेलोशिप कौन देता है, तो साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और साहित्य अकादमी जो है वो क्या है, तो भारतीय साहित्य के लिए
सक्रिय विकास के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय संस्था है आपकी साहित्य अकादमी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उच्च साहित्यिक मापदंडों को स्थापित करना है, भारतीय भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियों को समन्वित करना है और इन सभी साहित्यिक गतिविधियों का पोषण करना है। उनके माध्यम से देश की संस्कृति को, एकता को उन्नयन करना है, उसको आगे बढ़ाना है, ये याद रखिएगा। अगर साहित्य अकादमी की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा कि भारत सरकार ने 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी की स्थापना की थी। कब की थी? तो याद रखिएगा 12 मार्च 1954 को भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी। अकादमी जो है वो हर साल अपने द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में साहित्य लिखने वालों को, साथ ही साथ इससे जुड़े सभी लोगों को पुरस्कार प्रदान करती है।